जी हाँ, ये छोटा सा वाक्य जीवन भर भुलाए नहीं भूला। आखिर ये जी हाँ कहने वाली कौन थी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसे आपके लिए लिखा है अनायतुल्लाह जी ने। और कहानी का शीर्षक भी यही है, जी हाँ। बरसों पहले मैंने फैसला किया था कि शादी नहीं करूँगा। ये फैसला अटल है, बल्कि अब कुछ ज़्यादा ही अटल हो गया है। कभी अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं इस पर दृढ़ रह सकूँगा? तो शर्मो हया में डूबी हुई एक मधुर सी जनाना सरगोशी सुनाई देती है। जी हाँ, ये सरगोशी तो जैसे मेरी उन कल्पनाओं का अंग बन गई है जिन्हें मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, जो मेरे अतीत को मुझसे अलग नहीं होने देती, ना ही मेरी यादों की कड़ियाँ टूटने देती है। माँ बाप परेशान रहते हैं, बहू ना होने के गम में घुले जा रहे हैं। बहू जिसकी चूड़ियों की झनकार मेरे आंगन में कभी नहीं गूंजेगी। कभी अम्मी रो पड़ती हैं और मिन्नतें करती हैं कि मैं शादी कर लूं। माँ के आंसू मेरे इरादों को हिला भी देते हैं और मेरा फैसला डांवाडोल होने लगता है। तब मैं अकेला एक ओर जा बैठता हूँ और सोचता हूँ, क्या मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए? ऐसे में मेरे करीब से ही एक हल्की सी आवाज़ आती है, जी हाँ। जैसे मेरी कुंवारी तन्हाई ने मुझे संभाल लिया हो और मेरे इरादों को सीने से लगा लिया हो। फिर मेरी कल्पना जाग उठती है, मेरी यादें खिल उठती हैं और मेरा अतीत मेरे निकट आ बैठता है और मुझे गुदगुदाने और हंसाने लगता है। मैं हंसकर कहता हूँ, अरे अम्मी जाने दो, बहू आएगी तो तुम्हें ही सताएगी, मेरा क्या जाएगा। और हंसते हंसते अपने फैसले को और मजबूती से थाम लेता हूँ। मेरे अतीत में यही तो एक खूबी है, वो मुझे उदास नहीं होने देता और मुझे वहाँ ले जाता है जहाँ मैं एक कमसिन लड़के के तौर पर 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था। उन्हीं दिनों हमारे कस्बे में एक सर्कस आया और उस सर्कस के चले जाने के बाद मैंने अपने 6-7 साथियों को जमा करके एक सर्कस बना डाला और उसका नाम रखा द ग्रैंड बाबालोग सर्कस। ये सर्कस हमारे एक दोस्त की ड्योढ़ी पर हुआ करता था। ड्योढ़ी की छत के शहतीर में 2 कुंडे थे। हमने उनमें रस्से डालकर सर्कस की पेंग बना ली थी, जिसकी ऊंचाई फर्श से कोई 6 फुट थी। एक रोज मैं उसी पेंग के डंडे पर बैठा टांगे सीधी की। एक लड़के को टांगों पर बैठाया, दूसरे को कंधों पर बैठाया। हमें खुद भी नहीं मालूम था कि हम क्या करने वाले थे। अभी बस सोच ही रहे थे कि एक कुंडा शहतीर से निकल गया। ऐसी पटकनी मिली, ऐसी पटकनी मिली कि आज भी याद है। पर यह नहीं मालूम था कि जिस वक्त मैं 4 फुट की खतरनाक बुलंदी से करतब दिखा रहा था, उस वक्त चुंगी के मुहर्रिर की बेटी साइदा अंदर वाले दरवाजे की दराज से देख रही थी। हमारा सर्कस तो ठप हो गया, लेकिन दोस्तों ने मेरा नाम रिंग मास्टर खां रख दिया। 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी थे कि एक दिन उस लड़की की गली से गुजरा तो उसके दरवाजे पर पहुंचा और आश्चर्यजनक रूप से एक कागज का पुर्जा आकर मेरे कदमों में गिरा। मैंने रुककर उठाया। लिखा था, रिंग मास्टर खां, 4 फुट की खतरनाक बुलंदी से उल्टी छलांग लगाओगे आज शाम को? मैंने दरवाजे की तरफ देखा। टाट के पर्दे से साइदा की मुस्कुराहट झलक रही थी और फिर पर्दे के पीछे भागते कदमों की आवाज़ भी सुनाई दी। इस तरह कई बार हुआ, मगर हमारे दरमियां टाट का पर्दा बाधक ही बना रहा। एक बार मोहल्ले की एक शादी में नट आए हुए थे। रात जब लोग तमाशा देख रहे थे, मेरी और उस लड़की की मुलाकात हो गई। मेरा ख्याल था कि वो कहानी की हीरोइनों की तरह बड़े बड़े संवाद बोलेगी, भावुक बातें करेगी, बहुत सारी बातें करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल मैंने ही श्री गणेश किया। साइदा जी, क्या तुम्हें शौक़ दीद था? मैंने संवाद शुरू किया। जी हाँ। क्या मैं तुम्हारे ख्वाबों का देवता हूँ? जी हाँ।
क्या तुम मेरी याद में करवटें बदलती हो? जी हाँ। आहें भी भरती हो? जी हाँ। अच्छा साइदा, एक बात बताओ, इस अपूर्व सौंदर्य को व्याकुल प्रेम के शांत आगोश में ढाल दोगी? जी हाँ। 1.5 साल इसी जी हाँ की सरगोशी में बीत गया। मम्मी पापा को चिंता थी कि जवान बेटा घर में निकम्मा बैठा है, सो पापा के कहने से जहाज़ों की एक कंपनी में मेरी नौकरी लग गई और मैं बाहर चला गया। 8-9 माह के बाद जब मैं पहली बार छुट्टियों में घर आया तो माँ बाप ने शादी का जिक्र छेड़ा। कहने लगे जवान और कमाने वाले बेटे को कुंवारा रहना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत झुंझलाया। जवान बेटे का घर में रहना मुनासिब नहीं है, उसका अविवाहित रहना मुनासिब नहीं है, तो फिर उसे जेल में ही बंद कर दो। जब माँ बाप ने कायल कर ही दिया कि शादी तो होकर रहेगी, तब मैंने कहा कि ठीक है, शादी अगर होनी ही है तो उस लड़की से हो जिसका मैं नाम बताऊंगा, और अगर वो ना हो तो फिर ऐसी लड़की हो जो खामोश तबीयत की हो, बिल्कुल शर्मीली हो, हया की पुतली हो, और सिवाय जी हाँ के उसे कुछ और कहना ना आता हो, बल्कि सारी उम्र मेरी हाँ में अपनी जी हाँ की मिठास मिलाती रहे। बस मैंने एक गलती कर दी, उस लड़की का नाम घर वालों को नहीं बताया। लेकिन 2 ही दिन बाद मेरे सपनों के महल गिर गए। अम्मी बाहर से आईं और मेरे हाथ में कुछ बतासे देकर बोली, वो साइदा थी ना, उसकी मंगनी तुम्हारे दोस्त अजमल के साथ हो गई है। मुझे चक्कर आने लगे। बतासे जो मेरे हाथ में थे अंगारों की तरह दहकने लगे। अपनी मोहब्बत के खून के अलावा ये भी दुख था कि साइदा जैसी खामोश तबीयत की और शर्मीली लड़की को अजमल जैसा बातूनी और नाचने कूदने वाला हमसफर मिला था। खैर, मैं कराची वापस लौट गया और अगले बरस जब छुट्टियों में घर आया तो माँ बाप ने फिर वही राग छेड़ दिया, मेरी शादी का। सोचा इन बूढ़ों की खुशी की खातिर शादी कर ही लूं। अजमल से मुलाकात भी हो गई। वो अब उस लड़की का पति था। उसे देखकर मुझे ईर्ष्या भी हुई। सोचा किस कदर अल्पभाषणी लड़की का पति है ये। मगर अजमल कुछ उखड़ा उखड़ा सा दिखाई दिया। मैंने कुरेदा तो टाल गया। कहने लगा, सुनो रिंग मास्टर, तुम्हारी जहाज़ों की कंपनी में कोई जगह खाली हो तो सूचना देना। खैर, मैंने उसे बताया कि भाई वहाँ तो पहले ही कर्मचारियों की छटनी चल रही है, क्योंकि एक मरम्मत हुआ जहाज खुले समुद्र में डूब गया। तो क्या जहाज डूब जाते हैं? उसने पूछा। हाँ भाई, डूबते तो हैं। तो फिर मैं अपनी बीवी को साथ ले जाऊंगा, उसने उत्साह से कहा। मैंने कहा, मालूम होता है अजमल, तुम्हें गृहस्थ जीवन कुछ रास नहीं आया। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, दोस्त, औरत बीवी बनकर उस आदमी को लाजवाब कर देती है जो चुड़ैलों का कायल ना हो। मेरा अपना ये ख्याल है, तुम ना जाने क्या कहते हो। फिर उसने ठंडी सांस भरकर कहा, साइदा का एक तो ये हाल था कि शादी के 1 माह तक जी हाँ के सिवा कोई बात ना करती थी। मैंने पूछा, और अब? और अब मैं जी हाँ के सिवा कोई बात नहीं करता। लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। मैं तो ऐसी साइदा की कल्पना ही नहीं कर सकता था जो जी हाँ के सिवा कोई और बात करती हो। दूसरे दिन पिछले पहर अजमल ने मुझे अपने घर चाय पर बुलाया। मैं गया तो वो मुझे बाहर बैठाकर दूसरे कमरे में चला गया। अजमल ने सरगोशी में कोई बात की तो कोई औरत गला फाड़कर बोली, आज सेर से ज्यादा दूध नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जी हाँ, मेहमानदारी करनी है तो किसी और को ब्याह कर ले आओ। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे शादी कर लो। अजमल की सरगोशी फिर सुनाई दी, लेकिन वो उस औरत की तेज आवाज में दब गई। कह रही थी, दोस्त है तो तुम्हारा है, मेरा तो कोई नहीं। होटल में चाय पिला देते। जी हाँ, कराची से आया है। क्या है, कहो उससे कराची ही वापस चला जाए, यहाँ क्या लेने आया है। और ये आवाज़ एक बार की रुक गई।
अजमल गुमसुम मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठा, जैसे किसी खूनी को बिजली की कुर्सी पर बिठाया गया हो। ये साइदा की आवाज़ तो नहीं थी अजमल, मैंने उसकी उद्विग्नता दूर करने के लिए कहा। साइदा तो बड़ी खामोश और बेहद शर्मीली लड़की है। तुम उसे कैसे जानते हो? उसने लगभग चीखते हुए पूछा तो मैं बौखला गया। मैंने कहा, एक बार उसके बाप ने कुछ ऐसा ही जिक्र किया था। मुझे भी उस खूंसट ने यही बताया था, अजमल ने दांत पीसकर जवाब दिया। इस पर मुझसे रहा न गया। सोचा, अजमल चाहे नाराज ही हो, मैं साइदा से बात करता हूँ। मेरा प्रेम पुनः उभर आया और वहीं बैठे बैठे मैं जोर से चिल्लाया, अरे सईदा भाभी, अजमल मियाँ का ये क्या हाल बना दिया है आपने? मैं ना जाने और क्या कहने वाला था कि एक बम सा फटा। दूसरे कमरे से सख्त, तीखी और चिल्लाने की आवाज़ आई, जी हाँ, बना दिया है तो। और अजमल ने सिर नीचा कर लिया, जैसे बम के उड़ते हुए टुकड़ों से बचने की कोशिश कर रहा हो। और इस धमाके ने मुझे दूर पीछे गुजरे हुए क्षणों के अंबार पर फेंक दिया, जहाँ पहली बार मुझे इस जी हाँ से वास्ता पड़ा था। मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी नहीं करूँगा। अब भी बरसों गुजर जाने के बाद अपने आप से जब पूछता हूँ कि क्या मैं दृढ़ रह सकूँगा, तो पता नहीं क्यों शर्मो हया से डूबी हुई एक मधुर सी सरगोशी तब भी सुनाई देती है। जी हाँ।